हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपने अपने यूट्यूब चैनल वर्मान 24 क्लासेस में। और जैसा कि हमने अपना इतिहास के अंतर्गत 7th क्लास में 4th चैप्टर जो शुरू किया हुआ है मुग़ल साम्राज्य, इसके अंतर्गत हमारा डिस्कशन चल रहा था। इसमें जब्ती और जमींदार प्रथा और इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो रहेगा मतलब नीति शास्त्र, जो एक सुलह कुल की जो नीति बनाई गई थी अकबर के द्वारा, इस नीति को सभी जगह पे लागू करवाने में या इस विचार को लाने में अकबर की मदद करने वाला कौन था। तो देखिए, इसमें देखिए अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित जो शासन था इसको बनाने में अकबर की काफ़ी मदद की थी। और इसी सुलह ए कुल के नीति को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। यहाँ तक कि जहांगीर ने अपने जो शयन कक्ष था, शयन कक्ष से लेकर जहाँ पर दरबार लगता था, या अपने ये कहें कि जो मेन गेट मेन दरवाज़ा था, वहाँ तक एक सोने की जंजीर लगवाई हुई थी, जिसको कि न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सुलह ए कुल जो शब्द आया है, इस शब्द के बारे में हम देख लेते हैं ये है क्या। देखिए, सुलह ए कुल एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत देखिए अकबर की सुलह ए कुल की नीति को उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार से वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया? ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है ये। यानी कि जो सुलह ए कुल जो बनाया गया है, यहाँ पर सभी धर्मों के अच्छे अच्छे विचारों को समाहित कर एक नया धर्म लाने की कोशिश की गई। यानी सभी धर्मों को एक तरह से देखा जाए समानता के आधार पर लागू करने की, किसी के साथ धर्म आधारित भेदभाव न करने की परंपरा को यहाँ से चलाया गया था। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसके चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी। यानी सभी ओर जहाँ तक जल था, जल के आसपास तक जहाँ पर अकबर के क्षेत्र की सीमाएं थी, वहाँ तक इसका निर्धारण होता था। विरोधी धर्मों के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। यानी जो विरोधी विचार हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, और जो बुराइयों वाले हैं वो आ सकते हैं। वो यहाँ आकर के किस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, अपने में सुधार कर सकते हैं। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यानी कोई भी असहिष्णु बात यहाँ नहीं कर सकता था। सभी सहिष्णुता आधार पर इसका पालन करते थे। यहाँ सुन्नी और शिया, यानी मुसलमानों के जो दो वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी, एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, यानी सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर देखें तो क्या होता है, सार्वत्रिक शांति, सभी जगह पर शांति के सिद्धांत का पालन किया जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इधर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद किया था। इस अनुवाद को करने में भी जो आपका अबुल फजल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकत खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है कि मकत खाना क्या था। तो मकत खाना फतेहपुर सीकरी के अंदर वो जगह थी जहाँ पर जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया जाता था। यानी मकत खाने के अंदर इनका क्या करवाया जाता था, अनुवाद ब्यूरो की स्थापना यहाँ पर थी। यहाँ पर किस किस का अनुवाद करवाया गया था? महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया था। महाभारत को यहाँ पर रजमनामा के नाम से, जो कि महाभारत का फारसी नाम है, अनुवाद करवाया गया। महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन भी रजमनामा में करवाया गया है। तो इन सभी, यानी लीलावती, ये जो भास्कराचार्य ये कौन थे अपने, उनकी एक ये मैथ की बुक है, गणित की बुक है लीलावती।
यहीं पर देखिए 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं उनको देख लेते हैं यहाँ से हम। यानी 17वीं शताब्दी के दौरान जितने भी ये आपके परिवर्तन आए हैं उनको देखते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य किस ओर चला। देखिए मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और नैतिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। यानी आर्थिक रूप से भी काफ़ी सफल रहे थे ये लोग और सामरिक रूप से भी इनमें काफ़ी विकास आया था। तो यहाँ पर देखिए इसमें कैसे हुआ, विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया है जैसा कि किस्से कहानियों में इसका वर्णन किया जाता है। किस्से कहानियों में जैसा वर्णन इसका भारत का होता है वैसा ही वर्णन यहाँ पर दर्शाया गया है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित भी रहते हैं। यानी यहाँ के विस्मयकारी चित्रांकन भी किया गया है कि जहाँ इसका इतना महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है वहीं पर कुछ समाज के अंदर समाज के कुछ वर्गों के अंदर क्या पाई जाती है, दरिद्रता भी देखने को मिलती है। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष में, यानी शाहजहां का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, यानी 27 से लेकर के शाहजहां ने जो शासन किया था वो 58 तक किया था। कहाँ तक? 1627 से लेकर के 1658 तक इनका शासनकाल रहा था, क्योंकि 58 में फिर कौन आ गए थे, औरंगजेब का शासनकाल आ गया था। जिनको 20वें वर्ष में, यानी 20वां वर्ष देखें तो 1627 से 1647 के वर्ष में देखिए हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 यानी 445 ही थे जिनको 8000 से अधिक का पद प्राप्त था। वैसे देखा जाए तो इस समय तक लगभग 60+ इतने जो पद थे वो इतने इन जातों के हो गए थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या, यानी जितने भी मनसबदार थे उनकी कुल संख्या का 5.6% कोई साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। यानी जो राजस्व प्राप्त होता था इन सवारों के द्वारा, उस राजस्व का 61.5 यानी 61.5% उनके सवारों और उनके श्रम के ऊपर खर्च कर दिया जाता था। बाकी राजस्व के अंदर समाहित कर लिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। यानी जो उनको वेतन मिलता था उसका अधिकांश हिस्सा किस पे लगता था, वस्तुओं पर लग जाता था, वेतन पर लग जाता था। इस खर्चे से शिल्पकार, यानी जो तरह तरह का शिल्प करने वाले जो कारीगर थे उनको, किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे। कौन? किसान लोग। परंतु राजस्व का भार इतना ज़्यादा था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम पैसा बच पाता था। यानी इनको उनमें से इतना पैसा नहीं बच पाता था जाकि वो उसमें निवेश कर सकें। इनमें से जो बहुत गरीब किसान थे मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठा पाते थे। यानी महाजनों का जो अमीर किसान थे यानी जमींदार थे, व्यापारी समूह थे, यही इसमें ज़्यादा लाभ उठा पा रहे थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने मौका पाते ही अपने आप को स्वतंत्र तक घोषित करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक यानी जो उसके जो सामंत होते थे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनते चले गए, क्योंकि राजस्व बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था। इनमें से कुछ ने नए नए वंश स्थापित कर लिए, जैसा कि हैदराबाद का जो निजाम था उसने, अवध का जो शहादत खां था उन्होंने, जैसे प्रांतों ने अपना अपना नियंत्रण जमाया।
यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तृत रूप बना लिया था। और इसके बाद यानी इन ये जो बनाए गए थे, इन्होंने अपना विस्तार बनाया था, इन सब के बारे में इस पुस्तक का जो अपना 10वां अध्याय है उसके अंदर हम विभिन्न जो स्वतंत्र हुए क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हैदराबाद के निज़ाम थे, अवध का शहादत खां था, फिर अवध को किस प्रकार से अंग्रेजों में मिलाया गया, साम्राज्य मिला, उन सभी के बारे में आगे डिस्कशन होने वाला है अपने अगले चैप्टर्स के अंदर। यहाँ पर अब देखें हम तो राजा और रानियों के बारे में क्या कुछ दिया गया है। यानी ये हमने जाना कि उस समय जो साम्राज्य की नीतियाँ थी वो किस प्रकार की थी, कैसे कैसे लोग वहाँ पर अपने आप को संचालित करते थे। तो यहाँ पर 16वीं सदी के अंदर जो राजा लोग थे और जो रानियाँ थी वो अपने राजकाज को कैसे प्रभावित करती थी, अपने शासन को। देखिए 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियाँ हुए थे। इनमें ओटोमन टर्की के राजा जो सुल्तान था सुलेमान, जिसने 1520 से लेकर के 1566 तक का शासन शामिल है। यदि यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर आपका जो शासन चल पड़ता है, अकबर का शासनकाल इसके दौरान आ जाता है। अकबर का शासनकाल इसमें आ जाता है। उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को भी उसने घेर लिया था। किसने? सुल्तान सुलेमान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया था, इराक को भी अपने अधिकार में ले लिया था। मोरक्को तक, उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा, मोरक्को कहाँ का? अफ्रीका का एक देश है जहाँ से कौन आया था मोरक्को से? मोरक्को से इब्न बतूता। किसके शासनकाल में आया है ये? वो जो मोरक्को से इब्न बतूता आया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। तो वहाँ तक के इसका जो क्षेत्र विस्तार हो गया था। ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन भी किया था। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर, पूर्वी भूमध्य सागर कहाँ पर है? आपका भूमध्य सागर ये अपने जो इराक, सऊदी अरब, ये जो क्षेत्र हैं ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ की नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। अरब सागर, अरब सागर कहाँ पर है? भारत के पश्चिम की दिशा में अगर तो देखें तो अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी थी। क्योंकि हमने जाना था कि वास्को डी गामा जो कि 1498 के अंदर कालीकट के तट पर आया था, जहां पर जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। कब आया था ये? 20 मई 1498 को आया था, जहां पर तत्कालीन राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। यानी उन लोगों को भी इन्होंने काफी चुनौती दी थी, पुर्तगालियों को। सम्राट को अल कानूनी कहा जाता था। अल कानूनी का खिताब किसको दिया जाता था? सम्राट को, यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसी के शासनकाल में बड़ी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में नियम व कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य ये था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से छुटकारा दिलाया जा सके, उनको बचाया जा सके। आगे चल करके 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हो गया तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लग गया। यानी जब सार्वजनिक व्यवस्था समाप्त हो गई, उस समय जो सुलेमान ने जो कानूनी व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था को उस क्षेत्र में याद किया गया। ठीक उसी प्रकार से अकबर का जो शासनकाल था के बारे में भी हमने उस समय की जो विभिन्न प्रकार की जानकारी, जो समस्याएं वो थी, उसके शासनकाल के दौरान जो आसपास के क्षेत्रों की जो शासन व्यवस्थाएं थी उनका डिस्कशन हुआ है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके समय में जो शासन काल इंग्लैंड का था उसके बारे में पता लगाइए। यानी कौन था उस जमाने में? रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ जो कि 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड की महारानी के पद पर सुशोभित रही। ईरान का कौन था? सफाविद शासक शाह अब्बास। ये शाह अब्बास, ईरान के शाह ने किसकी मदद की थी? कुछ याद आया आपको? हुमायूं जब निर्वासित जीवन जी रहा था उस दौरान
शाह अब्बास यानी वहाँ के शासक ने, ईरान के शाह ने उनकी मदद की थी पुनः दिल्ली को हुमायूं को प्राप्त करने में। और इन्हीं से कहीं ज़्यादा विवाद शब्द रूसी शासक था जार इवान चतुर्थ बेशियालवेच। जो बेसिलियवेज था वो सबसे उस समय का विवादास्पद राजा रहा है अकबर के समय का। कौन राजा का नाम क्या था? शासक जार वहाँ की एक उपाधि है। इवान चतुर्थ बेसिलियवेच जो कि 1530 से 1584 तक उसका शासनकाल रहा, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात हुआ। इवान दी इवान दी टेरिबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टेरिबल का मतलब क्या हुआ? भयंकर, विनाशक के रूप में कुख्यात हुआ ये। तो ये था अपना जो 4 चैप्टर है वो है। और इसके बारे में फिर आप यहाँ पर ये देखें तो इन सभी के बारे में क्वेश्चंस हैं, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।